गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? बढ़िया? पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं? अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 6, ठीक है। और आज का जो टॉपिक होगा वो होगा एलसी ऑसिलेशन एंड ट्रांसफार्मर। ये आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा एसी चैप्टर का, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और हेडिंग लगाते हैं एलसी ऑसिलेशन। ये टर्म जो ऑसिलेशन लिखा गया है आप फर्स्ट ईयर में ही सुने होंगे। कौन से चैप्टर में? एसएसएम चैप्टर में, जिसमें आपको थोड़ा सा याद करा दूं, एक पेंडुलम हुआ करता था, याद है? जो ऑसिलेट करता था, जिसमें काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑसिलेट करती थी। याद आ रहा है कुछ कुछ? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, उसका इक्वेशन हुआ करता था एसएचएम का, सिंपल हार्मोनिक मोशन का, है ना। चलिए कुछ वैसा ही कहानी हम लोग एलसी ऑसिलेशंस में देखते हैं, जिसमें आपको एक दिखेगा एल से, एल मतलब होता है किसका? सेल्फ इंडक्टेंस, मतलब इंडक्टर होगा, और सी होगा एक कैपेसिटर, ठीक है। उसमें कैसे ऑसिलेशन होता है उसको समझते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कुछ ऐसा सिचुएशन है, एक आपके पास चार्ज कैपेसिटर है, चार्ज्ड कैपेसिटर, ठीक है। इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू। आपने किसी बैटरी लगा करके, ऐसे मान लीजिए आपने बैटरी लगा करके, एक कैपेसिटर बिल्कुल पहले चार्ज नहीं था, अब बैटरी लगा करके इसमें आपने क्या कर लिया, इसको चार्ज कर लिया। इस पे कितना चार्ज आ गया? इस पे आ गया प्लस क्यू इस प्लेट पे, और इस प्लेट पे माइनस क्यू। तो आपने क्या कर लिया, इस किसी तरीके से आप बैटरी लगा करके आपने कैपेसिटर को चार्ज कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब चार्ज करने के बाद आप मुझे बताइए, अगर आपके पास एक चार्ज कैपेसिटर है, इस पे प्लस क्यू इस पे माइनस क्यू है, उसको आप किसी वायर से अगर कनेक्ट कर देते हैं, सपोज स्विच यहाँ पे है, अभी ओपन है स्विच, अगर आप स्विच क्लोज करेंगे तो क्या होगा, तुरंत जो ये प्लस क्यू चार्ज जो है, या फिर यहाँ बोलिए माइनस क्यू चार्ज है, तो ये क्या होगा, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके कहाँ चले जाएंगे? पॉजिटिव प्लेट पे, और उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। मतलब इस पे फिर चार्ज कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा एक समय आने के बाद, कुछ टाइम के बाद। लेकिन ये काम जब होगा, ये जो हम लोग स्विच ऑन करने का काम और इसका जीरो होने का काम बहुत जल्दी होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? जैसे आप स्विच ऑन करेंगे, ये पूरा का पूरा चार्ज तुरंत इस प्लेट पे चल जाता है, समझ में आया? या फिर आप उल्टा भी समझ सकते हैं, प्लस क्यू चार्ज इस पे आ जाता है। होता क्या है, चार्ज के फ्लो से होता क्या है, हम लोग को मिलता है करंट, ठीक है। तो इस सर्किट में एक हैवी करंट फ्लो करता है, ठीक है। और भी कितने टाइम के लिए? बहुत छोटा टाइम के लिए। समझ रहे हैं? क्लियर हो रहा है ना? अच्छा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा ना हो करके, मान लेते हैं हमारे पास कुछ सिचुएशन ऐसा हो, एक यहां पे लग जाए इंडक्टर, हमने लगा लिया एक इंडक्टर, ठीक है। अभी चार्ज आपका, इसका कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ही है, इसका इंडक्टेंस एल है मान लेते हैं, और आपने क्या किया, अभी स्विच ऑन है, सॉरी स्विच ऑफ है, ओपन है स्विच, और आपका कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है अभी फिलहाल, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, किसी t इज इक्वल टू 0 पे आपने इसको क्या किया, स्विच को ऑन कर दिया। आप जानते हैं जैसे स्विच ऑन करेंगे फिर से वही काम होगा, इस प्लेट का जो माइनस क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रॉन, वो इधर से जाकर के प्लस क्यू की ओर जाएगा, है ना। जिस वजह से इस सर्किट में करंट कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, आई होगा ना जी? समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर है। लेकिन पिछला केस में जब इंडक्टर नहीं था तो ये चार्ज तुरंत चला गया था और मैक्सिमम करंट मिला था बिल्कुल कम समय के लिए, है ना। लेकिन इस बार क्या होगा, क्या यह मैक्सिमम करंट तुरंत मिल जाएगा? नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? आपको अगर याद हो थोड़ा सा कहानी, तो अगर हम लोग क्या करते थे, किसी इंडक्टर के अक्रॉस
करंट अगर आप चेंज करते थे आइदर इंक्रीज या फिर डिक्रीज, तो उसको अपोज करता था। अगर करंट इंक्रीज करेगा तो वो ऐसा एक बैटरी बना लेगा अंदर में जो उस करंट को अपोज करे, है ना, याद आ रहा है कुछ कुछ। तो वही चीज यहाँ पे होगा। अब ये कैपेसिटर तो चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन चाह रहा है यहाँ से यहाँ जाना और करंट बहाना सर्किट में, और ये चाहेगा कि करंट मैं बढ़ाऊं, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट है कौन इस बार, इंडक्टर। ये उसको बढ़ने नहीं देगा। इस करंट चाहेगा मैं बढ़ूं तुरंत, लेकिन ये उसको अपोज करेगा। ये ऐसा एक ईएमएफ क्रिएट कर लेगा यहाँ पे जो इस करंट को बढ़ने को, इस करंट जो बढ़ना चाह रहा है उसको रोके, ठीक है। अच्छा, अलग बात है कि कुछ देर बाद मैक्सिमम करंट मिल जाएगा, लेकिन तुरंत मैक्सिमम नहीं मिलेगा इस बार। इसके पिछले केस में जब ये नहीं था तो तुरंत मैक्सिमम करंट मिल गया था हम लोग को, I = I0 हो गया था, ठीक है। बट इस बार I = I0 होने के लिए कुछ टाइम लगेगा। उस टाइम लगने का कारण कौन होगा, तो यह इंडक्टर होगा। वो अपोज करेगा, धीरे धीरे अपोज करेगा। समझ में आ रहा है, क्लियर हो पा रहे हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं किसी टाइम t = t पे, किसी टाइम t = सपोज, आगे बढ़ते थोड़ा सा, किसी टाइम t = t पे, t बराबर t1 बोल लीजिए। किसी टाइम t = t1 पे ये 0 था, स्विच ऑन हुआ, t = t1 हो गया, कुछ समय बीता। अब इससे कुछ ना कुछ चार्ज गया होगा, स्विच ऑन करके रखिए, इससे कुछ ना कुछ चार्ज गया होगा, जा रहा होगा ना। करंट तो हमारा ऐसे ही फ्लो करेगा, ठीक है। मान लेते हैं उस समय I = कुछ I1 हो गया। शुरू में करंट जब स्विच ऑन किया होंगे t = 0 पे करंट 0 होगा स्टार्टिंग में, ठीक है। अब धीरे धीरे करंट कुछ ग्रो हो गया, t = t1 में I = I1 हो गया हमारे पास, समझ रहे हैं ना। और इस पे चार्ज कितना बच गया, +q -q। ये कैपिटल Q मैक्सिमम चार्ज था उस पे प्लेट पे। अब कुछ चार्ज चला गया इधर, है ना, तो इस पे से चला गया, माइनस कुछ गया तो इधर भी घटा, इधर भी घटा। कुछ चार्ज जो बचा हमारे पास इस प्लेट पे वो कितना बच गया, +q -q, ठीक है। और करंट कितना हो गया इस बार, I1 हो गया। चलिए ठीक है, ओके। ये चीज आप देखिए, इस बार अब करंट कुछ इस सर्किट में मिल रहा है ना। अच्छा, एक समय आएगा जब क्या होगा, हमारे पास इस कैपेसिटर पे पूरा का पूरा चार्ज खत्म हो जाएगा। इस कैपेसिटर से पूरा का पूरा चार्ज क्या हो जाएगा, किसी t = t0 पे I = क्या हो जाएगा, I0 हो जाएगा, मैक्सिमम करंट हो जाएगा। उस समय इस पे 0 हो जाएगा चार्ज, है ना। समझ रहे हैं बात। जैसे अच्छा, जैसे कनेक्शन हुआ, इस वायर को कनेक्ट किए तो ये चार्ज यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ से करंट धीरे धीरे इंक्रीज करना चाह रहा है, लेकिन ये अपोज कर रहा है, ठीक है। अपोज कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा बिल्कुल रोक देगा, 0 कर देगा, नहीं। ये इंक्रीज करेगा, लेकिन तुरंत इंक्रीज नहीं करेगा। I = I0 जो मिल रहा था, Imax मिल रहा था जो, वो जब हमारा इंडक्टर नहीं था तो तुरंत मिल गया था। जैसे स्विच ऑन किया तुरंत मैक्सिमम करंट। इस बार मैक्सिमम को पहुंचने में उसको थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ टाइम स्पेंड करेगा। t = 0 से t = t1 जाएगा, t1 से लेकर के उसको t0 तक जाना पड़ेगा मैक्सिमम करंट पाने के लिए, इतना टाइम लग जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम करंट मिलेगा बट कुछ टाइम के साथ मिलेगा, ठीक है, कुछ टाइम बीतने के बाद मिलेगा, ओके। तो इस बार अब देखिए, यहाँ पे जब हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ से जो टोटल चार्ज +q -q था वो यहाँ आकर 0 हो गया। जब यहाँ पे थे, जब +q -q था उसमें करंट 0 था स्टार्टिंग में, लेकिन यहाँ पे अब ये चार्ज 0 हो गया, करंट क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। I = I0, मैं मैक्सिमम बोल दे रहा हूँ, मैक्सिमम करंट I0 को, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, अब यहाँ से ये चार्ज खत्म हो गया, अब चार्ज नहीं आएगा, तो कैपेसिटर क्या बोलेगा कि अब करंट सर्किट में कितना कर दिया जाए, 0 कर दिया जाए, क्योंकि अब चार्ज जब फ्लो नहीं होगा, ठीक है,
तो वो बोलेगा आई से आई नॉट जो हुआ था मैक्सिमम करंट जो सर्किट में था, अब कैपेसिटर बोलेगा कि इसको अब जीरो कर दिया क्योंकि अब मैं चार्ज तो नहीं दूंगा, ठीक है, मेरा चार्ज खत्म हो गया, अब सर्किट में करंट जीरो कर दिया जाए। समझ रहे हैं? लेकिन फिर मैक्सिमम करंट से जीरो करंट जब होने लगेगा, जब करंट इसी डायरेक्शन में घटना स्टार्ट हो जाएगा, आई नॉट से जीरो की वजह से आने लगेगा करंट, उस समय इंडक्टर बोलेगा नहीं, फिर से मैं अपोज करूंगा क्योंकि इसको तो चेंज पसंद नहीं है ना, अगर ये बढ़ना चाहेगा तो उसको घटाता है, ठीक है। ये आई जीरो से आई नॉट अगर चाह रहा था एक कैपेसिटर, तो ये नहीं बढ़ने दे रहा था, उसको धीरे धीरे बढ़ने दिया। फिर आई नॉट से जीरो जाएगा तो फिर तुरंत जीरो नहीं होने देगा, ये बोलेगा मैं इसको आराम आराम से जीरो कराऊंगा, तो उसके लिए ये उसको सपोर्ट करेगा। ये करंट धीरे धीरे घटना चाह रहा है, अब ये इसको सपोर्ट करने लगेगा, ठीक है, याद है कहानी लेंज लॉ से। अब इसको सपोर्ट करेगा, करंट मैक्सिमम से जीरो आने के लिए सपोर्ट करना स्टार्ट करेगा, मतलब ये इस डायरेक्शन में अपना करंट, एक बैटरी कैसा बन जाएगा, कुछ इस तरीके से बैटरी बन जाएगा जो कि इस करंट को अब सपोर्ट करेगा। आई नॉट चाह रहा था जीरो होना, लेकिन ये सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, कुछ अपने साइड से करंट देना स्टार्ट कर दिया आई डैश, ठीक है। अब इसके करंट देने से क्या होने लगा, अब फिर से करंट जीरो आते आते कुछ करंट यहाँ से फ्लो होते होते यहाँ पे चार्ज कैसा स्टोर होने लगेगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं, इसको यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे कैसा होने लगेगा, देखिए करंट अभी नीचे ही जा रहा है, इधर ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब एक किसी टाइम t इजिकल टू T2 पे, ठीक है, ये मान लेते हैं I इजिकल टू आई हो गया, I2 हो गया सॉरी, ठीक है। उस समय ये सपोर्ट किया है, ठीक है, ये जीरो ना चाह रहा है लेकिन ये सपोर्ट कर रहा है, इसको सपोर्ट करने से कुछ करंट फिर फ्लो हो रहा होगा, तुरंत जीरो तो नहीं हो जाएगा सर्किट में करंट ना, क्या तुरंत जैसे चार्ज खत्म हुआ तुरंत क्या आई नॉट इजिकल टू जीरो हो जाएगा, क्या आई इजिकल टू जो आई नॉट था वो जीरो हो जाएगा, नहीं होगा, वो धीरे धीरे कम होगा। जब धीरे धीरे कम होगा तो उस समय सर्किट में करंट फ्लो कर रहा होगा, करेगा क्योंकि सपोर्ट करेगा उसको, है ना, समझ में आ रहा है। तो उस समय जब फिर समय कुछ बीतेगा, t इजिकल टू T2 हो जाएगा, उस समय करंट मान लेते हैं I इजिकल टू I2 है सर्किट में, ठीक है, मैक्सिमम से कुछ थोड़ा कम हुआ है, अब I2 हो गया है ना। उसके लिए अब इसमें उस समय तक t इजिकल टू T0 से t इजिकल टू T2 तक कुछ टाइम बीता, ये करंट थोड़ा घटा, लेकिन उस समय करंट अभी फ्लो कर रहा है सर्किट में, जीरो तो हुआ नहीं है ना, उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब यहाँ पे आ जाएंगे, करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं ना, ठीक है, यहाँ पे चार्ज होने लगेगा कैसा, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस क्यू, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे थे, है ना, तो यहाँ से अब प्लस क्यू जाएगा, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा, कब t इजिकल टू T2 पे, जब करंट I2 था। फिर धीरे धीरे और समय बीता तो क्या हो गया, t इजिकल टू T3 पे I इजिकल टू मान लेते हैं कितना हो गया, जीरो हो गया, करंट ऐसे ही जा रहा था, ठीक है, अभी जा रहा था ऐसे ही, अभी जीरो हो गया करंट, t इजिकल टू T3 पे करंट आके जीरो हो गया, मैक्सिमम से कुछ I2 हुआ, I2 से जीरो हो गया। इस समय अब ये प्लस क्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू जाएगा, यहाँ पे माइनस कैपिटल क्यू हो जाएगा, समझ रहे हैं बात, ठीक उल्टा हो जाएगा, क्योंकि करंट अब ऐसे जा रहा था करंट, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के जा रहा था इधर, तो इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पे जमा होते जाएंगे, इधर से इधर प्लस जमा होते जाएंगे, तो एक समय आएगा जब I जीरो हो जाएगा, उस समय यहाँ पे फिर प्लस क्यू रहेगा, यहाँ पे माइनस क्यू रहेगा, ठीक है। अब इंडक्टर बोला कि ठीक है अब जीरो में कर दिया, अब कोई बात नहीं, तो फिर कैपेसिटर बोला भैया फिर मैं चार्ज हो गया हूँ, ठीक है, अब तो कैपेसिटर फिर फुल्ली चार्ज हो गया ना, वो बोलेगा अब मैं फिर करंट फ्लो कराऊंगा क्योंकि इसके पास फुल चार्ज हो गया, करंट सर्किट में जीरो है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल को भेजेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब उसके वजह से करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा, जैसे अब करंट कैसे फ्लो होना स्टार्ट होगा, यहां से देखिए, यहां समझिए, यहां पे देखिए, हाँ
अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, माइनस क्यू प्लेट, नेगेटिव प्लेट पे इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इलेक्ट्रॉन निकल के ऐसे जाएंगे तो करंट कैसे फ्लो होगा? अब करंट उल्टा हो जाएगा। अब मान लेते हैं ये माइनस क्यू हो गया किसी टाइम t इजिकल टू T4 पे, ये माइनस हो गया, ये प्लस क्यू हो गया, क्यू से घट के कुछ कम हो गया। फिर ये I इजिकल टू क्या बन गया? I4 इजिकल टू I4 बन गया। ठीक है, समझ में आया? लेकिन करंट इस बार ऐसे है, शुरू में कैसे था? ऐसे था। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से ऑब्जर्व कीजिए क्या हो रहा है। चार्ज मैक्सिमम से जीरो हो रहा है, फिर जीरो से मैक्सिमम हो रहा है, फिर उल्टा काम स्टार्ट होगा। फिर यहाँ पे अब क्या हो जाएगा कुछ देर बाद, फिर यहाँ पे कैपेसिटर आएगा, फिर यहाँ इंडक्टर ऐसा है। ठीक है, फिर यहाँ से इंडक्टर है, फिर यहाँ पे कुछ देर बाद जीरो जीरो हो जाएगा। फिर सर्किट में करंट क्या हो जाएगा? I इजिकल टू आई नॉट डैश, मैक्सिमम करंट मिलेगा। ठीक है, T इजिकल टू टी नॉट डैश पे, समझ रहे हैं? फिर से मैक्सिमम करंट हो गया। फिर कैपेसिटर बोलेगा कि भैया अब तो चार्ज जीरो हो गया, करंट जीरो कर दो। फिर इंडक्टर बोलेगा नहीं 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 नहीं, ये जीरो तुरंत नहीं होगा, मैं सपोर्ट करूंगा, तो ये सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। बात समझ में आ रहा है? फिर से उल्टा डायरेक्शन में यहाँ पे अब करंट बढ़ने लगेगा, फिर से यहाँ प्लस क्यू चार्ज स्टोर हो। ऐसे करके हम लोगों का क्या होगा? फिर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, यहाँ जीरो जीरो हो गया था ना, यहाँ जीरो जीरो। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? करंट तो ऐसे ही फ्लो करेगा, सपोर्ट करेगा तो ठीक है, इसको सपोर्ट करने लगे, करंट ऐसे जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? अब माइनस क्यू यहाँ स्टार्ट हो जाएगा, प्लस क्यू यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। फिर से हम लोग यही चीज़ मिल जाएगा। आप देखिए फिर से वही चीज़ मिल गया वापस। समझ रहे हैं? बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, फिर से वही चीज़ चलता रहेगा, मतलब ये ऑसिलेट करता रहेगा। ठीक है, लेकिन देखा जाए ना, एक चीज़ आप बता दूं, ये हमेशा नहीं चलता रहता है। अगर आइडियल एलसी ऑसिलेशन माना जाए ना, आइडियल इंडक्टर कैपेसिटर माना जाए, तब ये पॉसिबल है, मतलब इसमें रेजिस्टेंस ना हो। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई सर्किट में बिना रेजिस्टेंस का कुछ हो सके। रेजिस्टेंस तो रहेगा ही रहेगा। तो कुछ देर बाद क्या होता है? ये ऑसिलेशन खत्म हो जाता है, एनर्जी जो ट्रांसफर हो रहा है वो खत्म हो जाता है। समझ में आ रहा है? बात समझ रहे हैं ना? ये आइडियल की बात कर रहे हैं कि ये अपना एनर्जी इसको दे रहा है, ये अपना एनर्जी इसको। ठीक है, अच्छा एनर्जी से क्या समझ में आ रहा है? अच्छा देखिए, जब कैपेसिटर फुली चार्ज था तो उसके पास एनर्जी कितना था? एनर्जी ऑफ कैपेसिटर याद है आपको? एनर्जी ऑफ कैपेसिटर कितना होता था? हाफ सी वी स्क्वायर, या फिर क्यू इक्वल टू होता था सी बी ना, वी इक्वल टू क्यू बाई सी, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, है ना, क्यू स्क्वायर बाई टू सी। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर क्यू जो भी होगा क्यू स्क्वायर बाई सी कर लेंगे तो ये एनर्जी मिल जाता था, है ना। और जो एनर्जी स्टोर होता था कैपेसिटर में, किसके फॉर्म होता था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में स्टोर होता था। तो इस समय कैपेसिटर के पास जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में है। जब ये जीरो हो जा रहा है तो कैपेसिटर की एनर्जी खत्म हो रहा है, उस समय करंट मैक्सिमम हो रहा है। जब कैपेसिटर पर एनर्जी जीरो हो रहा है तो करंट मैक्सिमम पहुंच जा रहा है। उस समय इंडक्टर के अक्रॉस कैसा एनर्जी है? इंडक्टर का एनर्जी बताइए कैसे लिखते थे? एनर्जी अक्रॉस इंडक्टर क्या हुआ करता था? हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर हो जाएगा। मैक्सिमम करंट आई नॉट है तो एनर्जी इंडक्टर, याद है ना, एनर्जी स्टोरेज इंडक्टर मैंने कराया था, हाफ एल आई स्क्वायर होता था। ठीक है समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है? तो आपने क्या देखा? कैपेसिटर की एनर्जी इंडक्टर में कन्वर्ट हो गया। इंडक्टर में एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें? मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो रहा है, फिर मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रहा है। तो एसएचए में क्या होता था? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होता था, और पोटेंशियल एनर्जी फिर काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होता था। तो वो हमेशा ऐसे से ऑसिलेट करता था। वही सेम कहानी यहाँ पे भी हो रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो रहा है, फिर मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट हो रहा है। और कैसे हो रहा है समझ में आ गया ना? ये एक बार इसको पूरा फुली चार्ज है तो ऑन करने से स्विच, ये चाह रहा है करंट को बढ़ाना, लेकिन ये बोला बढ़ने नहीं दूंगा, आराम आराम से बढ़ो, अपोज करेगा। फिर ये धीरे धीरे होते होते चार्ज यहाँ पे खत्म हो जाएगा। खत्म होने के बाद ये बोलेगा ठीक है अब करंट जीरो कर दो, सर्किट में सिर्फ आई नॉट को जीरो करा दो। ये बोलेगा नहीं भैया मैं तो अपोज करूंगा, इसको जीरो तुरंत नहीं होने दूंगा। ये भी क्या करेगा? उसी डायरेक्शन में करंट को हेल्प करने लगेगा। जिस डायरेक्शन में करंट घटता है उसको हेल्प करता है, तो करंट उसी डायरेक्शन में फिर फ्लो होने लगेगा। उसकी वजह से फिर क्या होगा? एक कैपेसिटर उल्टा डायरेक्शन में चार्ज होने लगेगा, क्योंकि करंट इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो इधर माइनस क्यू इधर प्लस क्यू जाएगा।
ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे बताइए। करंट इधर ही अगर मान लीजिए घट रहा है, ठीक है, आई नॉट से जीरो हो रहा है, तो धीरे धीरे तो चार्ज होगा ना, और अब अगर करंट ऐसे जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा होगा, तो इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पॉजिटिव था नेगेटिव, अभी धीरे धीरे क्या होगा, कुछ टाइम बाद यहाँ माइनस क्यू यहाँ प्लस क्यू हो जाएगा, और कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, जब करंट जीरो हो जाएगा उस समय यहाँ पे माइनस कैपिटल क्यू चार्ज, यहाँ प्लस कैपिटल क्यू चार्ज हो जाएगा, फिर से चार्ज हो गया, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज हुआ। फिर ये बोलेगा भैया, ये बोलेगा ठीक है अब जीरो कर दो, बोलेगा अब क्या जीरो कर दूं, मैं खुद चार्ज हो गया हूँ फिर से। फिर बोलेगा मैं क्या करता हूँ, मैं फिर से करंट फ्लो कराऊंगा, तो ये प्लस क्यू यहाँ से निकल के इलेक्ट्रॉन, मैंने यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है निकल के इधर जाएगा, ठीक है। तो करंट क्या होगा, अच्छा इसको यहाँ करंट मत बनाइए, यहाँ पे देखिए ये निकल के कुछ चला गया इधर, तो करंट क्या हो गया, इधर फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में। फिर इस समय एक इंडक्टर बोलेगा तुरंत नहीं बढ़ने दूंगा, ठीक है, ये अपोज कर रहा होगा उल्टा डायरेक्शन में, तो उल्टा डायरेक्शन में अपोज करते करते एक चार्ज धीरे धीरे क्या होगा, फिर से खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कैपेसिटर पे। उस समय बोलेगा कैपेसिटर अब जीरो कर दो, आई इक्वल टू आई नॉट डैश मिल गया है, अब यहाँ से आई नॉट डैश को जीरो करा दो। ये बोलेगा नहीं, फिर से मैं क्या करूँगा, इसको हेल्प करूँगा, तो फिर से हेल्प करेगा, ऐसे ऐसे फ्लो करने का, फिर से इस पर चार्ज स्टोर होने लगेगा उल्टा डायरेक्शन में। ऐसे करके ये काम हमेशा चलता रहेगा, ठीक है, आगे पीछे होता रहेगा। इसी में क्या हो रहा है आप देख पा रहे हैं ना, चार्ज जीरो, मैक्सिमम से जीरो, फिर जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, जीरो से मैक्सिमम, चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। करंट भी मैक्सिमम से जीरो, जीरो से मैक्सिमम, वैसे ही करस्पॉन्डिंग करंट भी आपका ऑसिलेट कर रहा है। इसी को बोलते हैं, इसी फेनोमेना को बोलते हैं एलसी ऑसिलेशन। समझ में आया, क्लियर हुआ, ठीक है। अब एक हम लोग क्या करेंगे, इसका छोटा सा डेरिवेशन पार्ट है उसको कर लेते हैं। मान लेते हैं जब t इजिकल टू T1 है, उस समय इस प्लेट पे चार्ज जो बचा हुआ है वो प्लस स्मॉल क्यू माइनस स्मॉल क्यू है, इसका इंडक्टेंस L है। उस समय सर्किट में करंट मान लेते हैं I1 फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए एक इक्वेशन लिखेंगे, इसको थोड़ा नीचे वाला मैं मिटा रहा हूँ, आप नोट कर लेना इसको, मैं नीचे वाला मिटा रहा हूँ, इससे हम लोग कुछ एक कंक्लूजन निकालेंगे। आप देखिए यहां से करंट ऐसे आ रहा है ना, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस बनेगा, केवीएल लगाएंगे एक्चुअली हम, ठीक है, यहाँ पे लगेगा केवीएल, फिर करंट यहाँ पे होगा प्लस यहाँ माइनस, ठीक है, ऐसे करंट जा रहा है ना, ठीक है। यहाँ से अगर केवीएल लगाएंगे आप तो क्या लिखाएगा, क्या लिखेंगे केवीएल के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है ना, करंट ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, यहाँ से लिखिए तो क्या लिखाएगा, माइनस, यहाँ तो प्लस माइनस है, यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस है पहले से। यहाँ से स्टार्ट करेंगे केवीएल लगाना, अप्लाइंग केवीएल, क्या हो जाएगा, केवीएल अप्लाई करेंगे तो माइनस L di/dt माइनस L di/dt प्लस Q/C इज इक्वल टू जीरो। इसके क्रॉस पोटेंशियल, इसके क्रॉस पोटेंशियल यही तो होगा ना, V इज इक्वल टू Q/C होता है, ठीक है, V इज इक्वल टू Q/C होता है, तो यहाँ से आप पोटेंशियल इसका लिख लेंगे Q/C, और इसका जगह एप्सिलॉन का वैल्यू कितना होता है, माइनस L di/dt। यहाँ से जो di/dt है, यहाँ से देखिए कहाँ पे लिखते हैं, I इज इक्वल टू जो हमारे पास है एक्चुअली में क्या है, चार्ज घट रहा है टाइम के साथ, ठीक है, I1 जो मिल रहा है हम लोग को वो कितना मिल रहा है, यहाँ पे di1 हो जाएगा, di1/dt। चार्ज टाइम के साथ क्या हो रहा है, घट रहा है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है, चार्ज कैपिटल Q से प्लस Q हुआ, अब जीरो हो जाएगा, तो यहाँ चार्ज घट रहा है, तो I1 जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, माइनस Q dQ/dt मिलेगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे I1 की जगह क्या लिख सकते हैं, d/dt ऑफ I1 की जगह पे क्या लिखा जाएगा, नहीं तो आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, कितना हो जाएगा, di1/dt कितना हो जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन आता है, माइनस d²Q/dt² हो जाएगा। नहीं तो आप I1 का वैल्यू इसमें लाकर डाल दीजिए यहाँ पे, तो उससे भी आप लिख सकते हैं dQ माइनस dQ/dt, तो माइनस एक अंदर में है वो माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, माइनस L
ये हो जाएगा माइनस एक बार आएगा तो ये प्लस बन जाएगा, प्लस एल डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई सी इक्वल टू 0, है ना। ऐसे ही कुछ बनेगा ना, समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है क्या? ओके, इसमें काम करते हैं, इसके आगे स्टेप में डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, एल को डिवाइड करते हैं, एल को पूरा इक्वेशन डिवाइड करते हैं, क्या हो जाएगा, एल से एल कट जाएगा, ये बचेगा क्यू बाई एल सी इक्वल टू 0 बाई एल, 0 बाई एल कितना 0 ही दे देगा। समझ रहे बात? क्लियर है ना? यहाँ पे क्या क्या समझ में आया ना, आइदर आप क्या करें, डी क्यू बाई डी टी I1 टाइम के साथ घट रहा है, प्लस क्यू से 0 जा रहा है, तो इस समय पे करंट चार्ज घट रहा है, इसलिए माइनस डी क्यू बाई डी टी लग जाएगा, नेगेटिव साइन लग जाएगा यहाँ पे, समझ रहे हैं ना। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी आई बाई डी टी, तो क्या जाएगा डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर जाएगा माइनस के साथ, तो इसके जगह पे आप लिख सकते हैं कितना, माइनस डी आई बाई डी टी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, माइनस डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, तो ये माइनस आया साथ में तो ये प्लस बन जाएगा, माइनस पहले से था, प्लस एल डी क्यू स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, सॉरी डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई सी इक्वल टू 0। अब एल यहाँ से एलिमिनेट करना है, इसको किसी टर्म को यहाँ नहीं रखना है हमको, इसको सिर्फ इस टर्म को रखना है, इसके लिए एल हटाना पड़ेगा। एल कब हटेगा, जब इसको डिवाइड कर देंगे पूरे इक्वेशन को, एल डिवाइड किया तो यहाँ जाकर एल डिवाइड हो गया, एल सी बन गया। समझ में आया क्या? हमारे पास ऐसा इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन को आप कंपेयर कर सकते हैं कौन सी इक्वेशन से, तो एस एच एम के इक्वेशन से, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, ये हमारा एस एच एम का इक्वेशन हुआ करता था। ठीक है, तो इस एस एच एम का इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे, और ये जो इक्वेशन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आप मैथ्स में पढ़ेंगे, इसका सॉल्यूशन कितना निकल के आता है। और पहले तो इसको आप देखिए, इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। एग्जैक्टली ये था हमारा एसएचएम का इक्वेशन फर्स्ट ईयर में। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक क्वेश्चन जब परिणाम किए थे तो यही आया था। अब इस दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया, यहाँ से कंपेयर करने से कितना हो गया, यहाँ पे इसको मिटा दिया जाए। कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन हम लोग क्या मिलेगा, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन हम लोग क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर, अच्छा एक्स की जगह पे यहाँ पे क्यू है ना, यहाँ डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, क्योंकि चार्ज के रूप में हम लोग का वेरी कर रहा है, एसएचएम हो रहा है, वहाँ डिस्प्लेसमेंट के रूप में होता था, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे क्यू है, तो यहाँ पे क्यू और एक्स हटा दी तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 1 बाई एल सी, तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1 बाई एल सी। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर एल सी बन जाएगा। समझ में आया? क्लियर है ना? और इसका जनरल इक्वेशन कितना बन जाएगा, जनरल इक्वेशन यहां से लिख दीजिए, इसका ऊपर में लिख रहा हूं, इस वाले का जनरल इक्वेशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है गिवन इक्वेशन का जनरल इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई एल सी ना, ये बन जाएगा क्यू इज इक्वल टू कुछ भी एक कैपिटल क्यू। ठीक है, जैसे इसका बन जाता था क्या, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होता था। ठीक है, इसका बन जाएगा Q इज इक्वल टू कैपिटल Q साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये इसका जनरल इक्वेशन है, डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई एल सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका ये जनरल इक्वेशन है। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? इस इक्वेशन में देखिए, सपोज हम लोग अगर इनिशियल कंडीशन डालें फॉर टी इजिकल टू 0, उस समय देखेंगे चार्ज हमारे पास कितना आना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये पीक वैल्यू है चार्ज का ना। ठीक है, तो हमारे पास टी इजिकल टू 0 पे इस इक्वेशन में टी इजिकल टू 0 पुट करेंगे क्या हो जाएगा, क्यू इजिकल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल क्यू साइन ओमेगा इंटू 0 प्लस फाइव, है ना। ठीक है,
अच्छा सॉरी, हम लोग को पता है t इजिकल टू 0 पे हम लोग को ऑलरेडी पता है Q कितना होना चाहिए, कैपिटल क्यों होना चाहिए, है ना, है कि नहीं। यहाँ से आप देखिए ये कितना हो जाएगा, Q इजिकल टू हो जाएगा, Q को हम लोग को पुट करना कितना, कैपिटल Q, और t इजिकल टू 0 होना चाहिए। ये सिचुएशन जो ये कंडीशन है इसको ऊपर डालिए, क्या हो जाएगा, कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q इजिकल टू कैपिटल Q साइन ओमेगा टी इंटू 0, ओमेगा इंटू 0 सॉरी प्लस 5, यहाँ से Q इजिकल टू Q से Q कट जाएगा, बन जाएगा 1 इजिकल टू साइन 5, और साइन 5 इजिकल टू 1, 5 कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू Q इजिकल टू कैपिटल Q साइन ओमेगा टी बन जाएगा, 5 उस समय क्या हो जाएगा, ये t इजिकल टू 0 के लिए इक्वेशन है। जब t इजिकल टू 0 होगा तो इनिशियल फेज कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है, पाई बाई 2 सॉरी, t इजिकल टू 0 के लिए इक्वेशन कितना जाएगा, कैपिटल Q साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है, ये t इजिकल टू 0 का इक्वेशन है। समझ में आया, क्लियर है ना, ओके। ये है टोटल कहानी आपका किसके ऊपर, टोटल आपका कहानी हो गया इस एलसी ऑसिलेशन के ऊपर, ठीक है। आपके लिए बस इतना मोर देन सफिशिएंट है, क्लियर है, समझ में आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे किसके ऊपर, अब ट्रांसफार्मर, मिटा दें, लिख लिए, चलिए ट्रांसफार्मर हेडिंग लगाएंगे, नेक्स्ट हेडिंग क्या है, ट्रांसफार्मर, लास्ट हेडिंग हमारा इस चैप्टर का। ट्रांसफार्मर, ठीक है, चलिए दिख रहा है सबको। चलिए बात करते हैं ट्रांसफार्मर के ऊपर। तो ट्रांसफार्मर बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है, ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो यूज होता है वोल्टेज को रेगुलेट करने, वोल्टेज को बढ़ाने या फिर कम करने के लिए, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द वोल्टेज, आइदर लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज और वाइस वर्सा, या फिर हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, ठीक है। ये है उसका बेसिक यूज ट्रांसफार्मर का। अब देखिए क्या होता है, क्यों यूज करते हैं ट्रांसफार्मर। हुआ है ऐसा कि मान लीजिए जो बिजली हम लोग का जो ये होता है जनरेट होता है जहाँ पे, वो तो हमारे घर से बहुत दूर में होता है कहीं, है ना। तो उसके लिए वहाँ से अगर वायर जो आता है, ठीक है, ऑब्वियसली वायर से आएगा, तो वायर से जो आएगा, ठीक है, वायर से अगर करंट आएगा, सपोज उसमें वायर में मान लीजिए आपका ये स्टेशन है, पावर स्टेशन है ये, वहाँ से अगर वायर से आपके घर तक, ये आपका होम है, इसमें वायर में करंट आई फ्लो होते हुए आएगा, ऐसे ही आता है ना। तो अगर ट्रांसफार्मर नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट करंट हुआ, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्रोड्यूस हुआ, उसको आपने इसमें भेज दिया, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर इसका आरएमएस वैल्यू बात करें कितना हो जाएगा, आई नॉट बाई रूट 2, इतने का करंट सपोज वायर में आ रहा है। जब आई नॉट बाई रूट 2 का करंट, छोड़िए आई नॉट बाई रूट 2 बाद में आएंगे, सिंपल भाषा में समझिए इसको। मान लीजिए करंट आई आ रहा है, ठीक है, आई इक्वल टू आई नॉट बाई रूट 2 आता है, वो तो आपको पता है, लेकिन सपोज आई आ रहा है, ठीक है। अब इतना दूर वायर फैला हुआ है, पावर स्टेशन कहाँ बहुत दूर होता है, घर हमारा कितना दूर पे होता है ना। अब उतना दूर तक पूरा वायर आते हैं, तो उस वायर से जब हम लोग का करंट आता है तो वायर में क्या होगा, हीट जनरेट होगा, है ना। H इज इक्वल टू कितना, आई स्क्वायर आर टी के रूप में हीट जनरेट होगा, आई स्क्वायर के रूप में हीट, है ना। हीट करंट से स्क्वायर में चेंज होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो पूरा का पूरा हीट हम लोग का जो एनर्जी जो जनरेट हुआ है, ठीक है, वो तो पूरा लॉस हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो हम लोग का जो एनर्जी यहाँ से हम लोग प्रोड्यूस किए थे वहाँ हमारे घर तक पहुँचेगा ही नहीं। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्या किया गया, ट्रांसफार्मर का यूज किया गया, ठीक है। तो एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहाँ यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं उसको पावर स्टेशन के पास,
वहाँ क्या करते हैं, वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। वोल्टेज बढ़ा देने से क्या होता है, करंट घट जाता है। ठीक है, दो टाइप का ट्रांसफार्मर होता है, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का दो टाइप होता है, स्टेप अप एंड दूसरा होता है स्टेप डाउन। स्टेप अप में क्या करता है, ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, और स्टेप डाउन क्या करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। क्लियर? यहां पे यूज होता है कौन सा, स्टेप अप। यहां घर से पहले जो यूज होता है, घर के आपके गली उली में जो दिखते हैं आप ट्रांसफार्मर, वो होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप अप क्या करता है, यहां पे वोल्टेज को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से करंट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। और जब करंट यहाँ पे कम कम जा रहा होता है, ठीक है, तो उसमें हीट जो होता है वो कम लॉस होता है। लॉस तो होता है बट कम होता है। ठीक है, ये है मेन पर्पस ट्रांसफार्मर का। फिर यहाँ आने के बाद अब मान लीजिए आप देखते हैं जो मेन वायर आता है, ठीक है, उसमें लिखा होता है 440 या फिर कुछ 5000 वोल्ट ऐसा करके लिखा होता है। सॉरी 11 केवी, 11 किलो वोल्ट, है ना, 11,000 वोल्ट मतलब, है ना, 11,000 वोल्ट आ रहा है। अब 11,000 वोल्ट आपके अप्लायंसेस में अगर दे दिया जाए डायरेक्ट, तब तो आपका अप्लायंसेस का काम तमाम हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, स्टेप डाउन, उसको घर में 11,000 वोल्ट जो आ रहा होता है रास्ते में मेन सप्लाई से, उसको क्या करते हैं, डायरेक्ट घर में सप्लाई नहीं देते हैं, उससे पहले एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आपके गली में लगा दिया जाता है। वो क्या करता है, उस हाई वोल्टेज को कन्वर्ट करके लो वोल्टेज में कर देता है, जो कि 220 वोल्ट में किया जाता है। ऐसे हम लोग अरेंजमेंट करते हैं जिससे वो क्या कर दे, 220 वोल्ट का सप्लाई दे पाए हमारे घर में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफर होता है। यहाँ पे वोल्टेज क्या होता है, गिर जाता है, फिर करंट बढ़ जाता है। समझ में आया? ये है बेसिक यूज आपका ट्रांसफार्मर का। स्टेप डाउन स्टेप अप दो ट्रांसफार्मर होता है, समझ में आ गया है? इसका ये क्या करता है, ये क्या करता है, समझ में आ गया? क्यों यूज करते हैं, समझ में आ गया? ठीक है, अब आते हैं उसका बेसिक प्रिंसिपल पे बात करते हैं कि किस प्रिंसिपल काम करता है। ये याद कीजिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ाया था आपको, उसी प्रिंसिपल पे काम करता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। जैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस होता था, उसी प्रिंसिपल पे काम करेगा। तो चलते हैं, बात करते हैं इसका वर्किंग के ऊपर, कैसा ट्रांसफार्मर दिखता है, ठीक है, उसका सर्किट कैसा दिखता है उसको देखेंगे, और उसका फिर बात करेंगे उसके वर्किंग का कि कैसे वर्क करता है। ठीक है, पहले ड्रॉ करते हैं एक अच्छा सा डायग्राम ट्रांसफार्मर का। उसमें लगा होता है कुछ ऐसा, देखिए, कोशिश कर रहे हैं अच्छा डायग्राम बनाने का। ठीक है, फिर ऐसा, फिर यहाँ पे सीधा लाइन नहीं होता, थोड़ा सा इसमें कैसे कर दें।
सही बन गया, ठीक ठीक है। ये ऊपर से देख रहे हैं, ये अंदर में ये प्लेट्स है ना, बहुत सारे प्लेट्स, ठीक है, वो लेमिनेटेड होते हैं, उसको लेमिनेट करके हम लोग डालते हैं ताकि हीट जो लॉस होता है, ठीक है, वो कम हो, ठीक है। ये आपका कुछ ऐसा प्लेट होता है, इस पे क्या करते हैं हम लोग, ये एक समझ में आ रहा है, प्लेट दिख रहा है, एक प्लेट है, उसको नीचे नीचे रखा गया है, ठीक है। इस प्लेट पे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे वायर का वाइंडिंग करते हैं, यहाँ लेते हैं एसी सप्लाई, ठीक है। अपना जो इनपुट होता है एसी सप्लाई होता है ना, ठीक है। किसी टाइम टी पे प्लस है माइनस है तो यहाँ पे करंट आईपी जा रहा होगा। आईपी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये देखिए इस कॉइल को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, इधर जो लगा होता है वो होता है प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल, इसको एन सब्सक्रिप्ट पी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें एक करंट एसी जा रहा है तो इसमें किसी टाइम टी पे ये प्लस है माइनस है तो करंट इधर जा रहा होगा, है ना, ऐसे फ्लो कर रहा होगा। इसमें आईपी यहाँ पे चेंज हो रहा होगा टाइम के साथ, ठीक है। इधर भी एक लगाते हैं कॉइल ऐसा, यहाँ पे होता है लोड, ये होता है लोड। लोड मतलब कोई भी एक अपना क्या बोलते हैं उसको, कोई भी डिवाइस, है ना, डिवाइस। अच्छा, किसी टाइम इसमें मान लेते हैं करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है, आई एस, इसका बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, इसको एन एस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये काम करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पे। तो क्या होगा, जब आप एसी सप्लाई दिए हैं तो एक करंट आईपी जो दिख रहा है वो वेरिएबल करंट होगा, है ना, हमेशा उसका डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, है ना, करंट कभी इंक्रीज करेगा कभी डिक्रीज करेगा, एसी सप्लाई आपको याद है। तो उसके वजह से क्या होगा, इसके अंदर ये इंडक्टर टाइप है, नंबर एनपी जो कॉइल जो आपको इससे वाइंडिंग किए हैं इस साइड, वो इंडक्टर टाइप है ना। उसमें क्या होगा, फ्लक्स जनरेट होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा, याद है कुछ कहानी। अब इसका थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा वो फ्लक्स इसमें भी जाएगा, और ये जो प्लेट यूज करते हैं कॉपर का बना होता है, उसको सॉरी कॉपर का नहीं बना होता है, एक मिनट आपको बता रहे हैं हम, इसको बनाते हैं आयरन से ना, ये होता है आयरन कोर। इसलिए क्यों आयरन यूज करते हैं, क्योंकि वो हाई परमेबिलिटी होता है उसके पास, मतलब ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स जो जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगे उसको यहाँ से लेकर यहाँ ट्रांसफर कर देता है। कम लॉस होता है, ठीक है, लेकिन वो मैक्सिमम आपको क्या करता है, वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर देता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ क्रिएट होंगे ना, इसके क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रिएट होंगे, तभी तो फ्लक्स जनरेट होगा ना। तो यहाँ से ये फ्लक्स को क्या करता है, यहाँ ट्रांसफर करता है सेकेंडरी कॉइल में, ठीक है। अब यहाँ अब जैसे जैसे यहाँ पे आईपी चेंज होगा वैसे वैसे यहाँ भी फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड घटेंगी बढ़ेंगी, ठीक है। ओवरऑल मतलब बोल सकते हैं फ्लक्स चेंज होगा, यहाँ का फ्लक्स चेंज होगा तो इससे रिलेटेड ये यहाँ भी पास हो रहा है, इसमें भी फ्लक्स चेंज होगा। जब आपका इंडक्टर में फ्लक्स चेंज होता है फिर क्या होता है, करंट जनरेट करेगा। तो इस तरीके से ये प्रिंसिपल समझ में आया, ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का प्रिंसिपल समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब चलते हैं बात करते हैं, अगर ये हमारे पास एनपी नंबर ऑफ कॉइल्स प्राइमरी का एनपी है, नंबर ऑफ कॉइल्स इन सेकेंडरी एनएस है। अगर मैं बोलूं कि अगर फाई यहाँ पे जनरेट हो रहा है, ठीक है, फाई अगर फ्लक्स यहाँ पे हो रहा है, एक कॉइल से फाई जनरेट हो रहा है, तो टोटल फ्लक्स प्राइमरी की तरफ कितना हो जाएगा, एनपी इंटू फाई, यही होगा ना। एक कॉइल के क्रॉस अगर फाई जनरेट हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स अगर प्राइमरी की तरफ निकालूं फाई अक्रॉस पी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फाई। वैसे ही सेकेंडरी में क्या हो जाएगा, फाइस कितना हो जाएगा, एनएस इंटू फाई, ये टोटल फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी हो गया। अगर मैं बात करूं वोल्टेज, अब फ्लक्स चेंज होता है तो फैराडेज लॉ से पता है ईएमएफ मिलेगा आपको। तो अगर मैं बोलूं एप्सिलॉन पी के बारे में तो कितना हो जाएगा एप्सिलॉन पी, इसका चेंज डी फाई बाई डी टी माइनस डी फाई बाई डी टी, फाई पी मतलब जो फ्लक्स आपका प्राइमरी में जनरेट होगा, समझ रहे हैं ना। तो ये कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन पी बराबर हो जाएगा
फाई पी कितना है, एन पी इंटू फाई, एन पी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है बाहर आएगा तो हो जाएगा माइनस एन पी इंटू डी फाई बाय डी टी। इसको इक्वेशन 1 बना देंगे। क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज होगा। आपको जब पता है फ्लक्स चेंज हो रहा है टाइम के साथ तो ईएमएफ जनरेट होगा फैराडेज लॉ से, उस ईएमएफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन एस इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी फाई एस बाई डी टी। फाई एस कितना है, एन एस इंटू फाई, एन एस कॉन्स्टेंट है बाहर आएगा डिफ्रेंसिएशन से तो बन जाएगा एप्सिलॉन एस इज इक्वल टू माइनस एन एस डी फाई एस बाय डी टी, सॉरी डी फाई बाय डी टी, है ना, फाई ही रहेगा ना। इक्वेशन 2 बना लीजिए। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को अगर आप कंपेयर करेंगे या फिर दोनों को डिवाइड कर लीजिए तो क्या देखिएगा, देखिए एक नया रिजल्ट आएगा, एक रिजल्ट मिलेगा हम लोग को। देखिए डिवाइड कीजिए दोनों इक्वेशन को, फाई पी बाय फाई एस या फिर फाई एस बाय फाई कर लीजिए, किसी को किसी से डिवाइड कर सकते हैं, कोई ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। कितना हो जाएगा, माइनस एन एस डी फाई बाई डी टी होल डिवाइड बाय माइनस एन पी डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी से डी फाई बाई डी टी कट जाएगा, माइनस माइनस कट के प्लस बन जाएगा। क्या इक्वेशन मिला, एप्सिलॉन एस बाई एप्सिलॉन पी इक्वल टू हो जाएगा एन एस बाई एन पी। ये है आपका रिजल्ट। ठीक है, ये 4 वेरिएबल हैं जिसमें 3 दिया रहेगा, चौथा पूछा जाएगा तो बता सकते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल दिया हो, नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल दिया हो, प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज दिया हो तो क्या आपको यहाँ पे ईएमएफ मिलेगा, आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। अच्छा, अगर नंबर ऑफ कॉइल्स दोनों सेम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सेकेंडरी नंबर ऑफ प्राइमरी रख देंगे तब तो आपको वोल्टेज कोई चेंज मिलेगा ही नहीं, ये कट जाएगा। एन एस एप्सिलॉन एस इक्वल टू एप्सिलॉन पी, तो इसलिए नंबर ऑफ टर्न्स आइदर ज़्यादा नहीं तो कम रखते हैं। आइदर कभी कोई सेकेंडरी ज़्यादा रखेंगे तो प्राइमरी कम होगा, प्राइमरी ज़्यादा होगा तो सेकेंडरी कम होगा, डिपेंड करता है कौन सा ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं। ठीक है, स्टेप अप स्टेप डाउन में अलग अलग हम लोग उसको लिख देते हैं। यहाँ पे रुक जाइए, अभी हम लिख देते हैं पॉइंट बना करके। इसमें यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट, अगर मान लीजिए नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल ज़्यादा हुआ नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल से तो कौन सा ट्रांसफार्मर हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल ज़्यादा होगा तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल विल ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल, तो ये क्या मिलेगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, नंबर ऑफ एन एस ज़्यादा होगा, एन पी कम होगा, ये ऊपर का वैल्यू ज़्यादा हुआ, नीचे का वैल्यू जो डिवाइड कर रहे हो कम होगा, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना, ग्रेटर देन 1 होगा। समझ में आ रहा है क्या। एन पी अगर कम हुआ, एन एस ज़्यादा हुआ तो ओवरऑल वैल्यू 1 से ज़्यादा हो गई तो कन्फर्म है ना। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं ना कि एप्सिलॉन एस ग्रेटर देन एप्सिलॉन पी, मतलब सेकेंडरी जो ईएमएफ मिलेगा, वोल्टेज जो सेकेंडरी वोल्टेज होगा वो ज़्यादा होगा प्राइमरी वोल्टेज से। तो देखिए स्टेप अप हो गया, वोल्टेज सेकेंडरी मैक्सिमम बढ़ गया और प्राइमरी घट गया। घट क्या गया मतलब कम है वो ज़्यादा है, स्टेप अप हो गया। ठीक है, फिर सेकेंड अगर मान लीजिए एन पी ग्रेटर देन एन एस है तो ये हो जाता है स्टेप डाउन। कैसे होगा स्टेप डाउन, आप देख लीजिए, यहीं से देख लीजिए। एन पी अगर छोटा, एन पी ज़्यादा बड़ा हुआ है, ये कम हुआ तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, एन एस बाई एप्सिलॉन एस बाई एप्सिलॉन पी लेस देन 1 होगा। यहाँ से क्या देखेंगे, एप्सिलॉन एस इज लेस देन एप्सिलॉन पी। ठीक है, तो प्राइमरी वोल्टेज ज़्यादा, सेकेंडरी कम हो गया। ठीक है, तो स्टेप डाउन हो गया। ठीक है, तो ऐसा होता है आपका ट्रांसफार्मर का एप्लीकेशन, और वो होता है इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल, ऐसे वर्क करता है ट्रांसफार्मर। क्लियर है कहानी ट्रांसफार्मर का। चलिए इसमें एक और चीज बात कर लेते हैं, यहाँ पे दिखा देता हूँ पावर के बारे में। हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर ले रहे हैं और आइडियल ट्रांसफार्मर में हम लोग लॉस को क्या मान रहे हैं, 0। मतलब जो एनर्जी आपने इनपुट में दिया वही आपको आउटपुट में मिल रहा है बोल के ऐसा मान रहे हैं। ठीक है, बट लॉस होता है, बट आज के डेट में मैक्सिमम 99% हम लोग अचीव कर चुके हैं, मतलब कि 1% ही इधर उधर लॉस होता है। लॉस इन ट्रांसफार्मर भी होता है, कारण होता है हीट की वजह से होता है, उसको एलिमिनेट करने के लिए भी करते हैं। ठीक है, वो एक थ्योरी पार्ट है, आपको मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, नोट्स में भेज दूंगा। ठीक है, बट इसका एक और पार्ट है जिसमें हम लोग आइडियल इंडक्टर मान रहे हैं। ये कैसा इंडक्टर है, आइडियल इंडक्टर, आइडियल ट्रांसफार्मर, सॉरी आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर मान रहे हैं। आइडियल ट्रांसफार्मर में हम लोग मानते हैं कि जो एनर्जी हम लोग को इनपुट में मिल रहा है वही आउटपुट में मिलेगा, लॉस बिल्कुल 0। तो अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है, इफ इट इज एन आइडियल
ट्रांसफार्मर दैट इम्प्लाई इनपुट एनर्जी, इनपुट या फिर इनपुट पावर बोल दीजिए, इनपुट पावर विल बी इक्वल टू आउटपुट पावर। आउटपुट पावर, अरे होगा कि नहीं होगा जी, होगा ना, इनपुट पावर आउटपुट पावर के बराबर। इनपुट पावर कितना मिलेगा, आप दे रहे हैं आईपी, इनपुट करंट आईपी है और आप मान रहे हैं एप्सिलॉन पी आपका ईएमएफ, तो पावर इक्वल टू क्या होता है एप्सिलॉन आई, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी इनपुट इक्वल टू पी आउटपुट, दैट इम्प्लाई क्या हो जाएगा एप्सिलॉन आई, एप्सिलॉन पी आई पी इक्वल टू एप्सिलॉन एन एप्सिलॉन एस आई एस, होगा ना, और लॉस जीरो है तो ऐसा होगा ना, समझ में आया। यहाँ से क्या मिलेगा एप्सिलॉन पी, या फिर ऐसे लिख लीजिए एप्सिलॉन एस बाई एप्सिलॉन पी इक्वल टू, ये इधर डिवाइड कीजिए तो ये आ जाए इधर आई पी बाई आई एस हो जाएगा, ठीक है। एक इक्वेशन ये भी मिलेगा, अगर इक्वेशन इसको नंबर बी बोल लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर ए बोल ले, और ए बी को कंपेयर करेंगे तो आप इस दोनों से एक क्या निकालेंगे कि एप्सिलॉन एस बाई एप्सिलॉन पी इक्वल टू हो जाएगा एन एस बाई एन पी इक्वल टू हो जाएगा आई पी बाई आई एस। तो ये भी एक रिजल्ट याद रख लेंगे। ये रिजल्ट कहाँ से आ रहा है, यहाँ से, ठीक है, समझ में आया, ये समझ में आ गया, ये कैसे स्टेप अप स्टेप डाउन हो रहा है समझ में आ गया। फिर पावर लॉस अगर मैं जीरो ले रहा हूँ तो कैसे हो रहा है समझ में आ गया, ये कैसे वर्क कर रहा है समझ में आ गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे किया समझ में आया। म्यूचुअल इंडक्टेंस में पढ़ा चुका हूँ आपको, इसलिए ज़्यादा डिटेल्स में गया, आपको याद है ना कि कैसे चेंज होने से इसमें कैसे फ्लक्स चेंज होता है, उसी प्रिंसिपल पर काम कर रहा है। ओके है, समझ में आ गया है। चलिए फिर आज हमारा एसी चैप्टर होता है खत्म, समाप्त, ठीक है, अच्छे से पढ़िए इसको। ओके, चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, ठीक है, और खराब लगे तो डिसलाइक भी कीजिए, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।